नमस्ते और आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, अभी दुनिया भर की नजरें कई अलग अलग संघर्षों पर टिकी हैं, लेकिन इससे बीच यूरोप के मोर्चे पर अचानक से तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आज हम रूस और नाटो के पूर्वी हिस्से के बीच अचानक से बढ़े इस भारी तनाव की हर एक परत को गहराई से खोलने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हालात इस वक्त कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा आप यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के इस बयान से लगा सकते हैं। उन्होंने इसे पूरी तरह से अस्वीकार्य और पूरे यूरोपीय संघ के लिए खतरा बताया है। यूरोपीय नेताओं और मॉस्को के बीच बयानबाजी अब बिल्कुल अपने चरम पर पहुंच चुकी है। ये कोई आम कूटनीतिक बहस नहीं है, बात सीधे तौर पर पूरे यूरोप की सुरक्षा पर आ गई है। आज हम इस पूरे मामले को 6 हिस्सों में समझेंगे, जिन्हें हम एस्केलेशन लैडर या तनाव बढ़ने का क्रम कह सकते हैं। पहला, नाटो सीमाओं पर तनाव। दूसरा, ड्रोन और बाल्टिक देशों पर आरोप। तीसरा, रूस का अचानक परमाणु अभ्यास। चौथा, नाटो को परमाणु चेतावनी। पांचवा, पुतिन का रणनीतिक चीन गठबंधन। और छठा, गर्मियों का युद्ध। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, नाटो की सीमाओं पर बढ़ता तनाव। इस पूरे विवाद की जड़ को समझने के लिए आपको नक्शे पर एक बहुत ही खास जगह को देखना होगा, कैलिनिनग्राड। जरा सोचिए, ये एक ऐसा इलाका है जो रूस का हिस्सा तो है, लेकिन मुख्य रूप से इसका कोई सीधा जमीनी संपर्क नहीं है। ये बाल्टिक सागर पर स्थित है और पूरी तरह से नाटो सदस्य देशों पोलैंड और लिथुआनिया के बीच सैंडविच की तरह फंसा हुआ है। इसी भौगोलिक अलगाव की वजह से कैलिनिनग्राड सीमा पर लगातार चिंता और घबराहट का केंद्र बना रहता है। अब यहाँ दोनों तरफ का रुख देखिए, दोनों ही कितने आक्रामक हैं। एक तरफ लिथुआनिया और लातविया जैसे बाल्टिक देश खुली चेतावनी दे रहे हैं कि अगर कोई संघर्ष हुआ तो नाटो सेनाएं कैलिनिनग्राड को तुरंत बेअसर कर सकती हैं। और दूसरी तरफ रूस भी पीछे नहीं है। उसने लातविया के नेतृत्व केंद्रों पर सीधे हमले की धमकी दे डाली है, क्योंकि उसका मानना है कि लातविया सैन्य हमलों में शामिल है। ये धमकियां हालात को बेहद खतरनाक बना रही हैं। और यही हमें हमारे दूसरे पॉइंट पर लाता है, ड्रोन और बाल्टिक देशों पर लग रहे गंभीर आरोप। इस तनाव के पीछे हाल ही में हुई घटनाओं का एक पूरा सिलसिला है। देखिए, 2026 की शुरुआत में उस्तलुगा और प्रिमोर्स्क में रूसी तेल डिपो पर बेहद सटीक ड्रोन हमले हुए। इसके बाद अप्रैल में रूसी खुफिया एजेंसी ने औपचारिक रूप से लातविया पर इन ड्रोन ऑपरेटरों को पनाह देने का आरोप लगा दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। मई में एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र में नाटो के जेट विमानों ने एक यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। इन ड्रोन्स ने असल में युद्ध की पारंपरिक रेखाओं को पार कर लिया है, जिससे बाल्टिक क्षेत्र में आग भड़क उठी है। रूसी खुफिया एजेंसी यानी एसवीआर के विशिष्ट आरोपों पर जरा गौर करते हैं। वे दावा कर रहे हैं कि अदाजी सहित कम से कम 5 लातवियाई सैन्य ठिकानों पर यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेटर तैनात हैं। उनका यह भी आरोप है कि कम दूरी के ये ड्रोन सीधे नाटो क्षेत्र से लॉन्च किए जा रहे हैं ताकि रूसी रिफाइनरियों को निशाना बनाया जा सके। और सबसे गंभीर बात, रूस ने साफ चेतावनी दी है कि नाटो की सदस्यता लातविया को जवाबी कार्रवाई से बचा नहीं पाएगी। हम यहाँ निष्पक्ष रूप से बस ये बता रहे हैं कि रूस का आधिकारिक दावा क्या है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है। इन भारी आरोपों के बाद रूस ने जो कदम उठाया वो हमारा तीसरा पॉइंट है, रूस का अचानक शुरू हुआ परमाणु अभ्यास। ये अभ्यास कितना असामान्य है, इसे ऐसे समझिए। रूस हर साल अक्टूबर में अपना एक नियमित ग्रोम अभ्यास करता है, जो उसके अपने आंतरिक परीक्षण स्थलों पर होता है। लेकिन ये वाला अभ्यास ये 21 मई को बिल्कुल अचानक और बिना किसी घोषणा के शुरू कर दिया गया। और कहाँ? सीधे कैलिनिनग्राड, बेलारूस और बाल्टिक सीमाओं पर। इसका उद्देश्य कोई रूटीन चेकिंग नहीं है, बल्कि ये स्पष्ट रूप से नाटो के खिलाफ एक आक्रामक जवाबी कार्रवाई का संदेश है। और जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 65,000। इस अघोषित अभ्यास के लिए 65,000 सैनिकों को लामबंद किया गया है। ये कोई छोटा मोटा रूटीन ड्रिल नहीं है, बल्कि इतने विशाल पैमाने पर सेना का जमावड़ा इस शक्ति प्रदर्शन की गंभीरता को साफ साफ दिखाता है। और बात सिर्फ सैनिकों की नहीं, नाटो के पूर्वी हिस्से में जो हथियार तैनात किए गए हैं उनकी लिस्ट सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। 200 से ज्यादा मोबाइल मिसाइल लॉन्चर, 140 से ज्यादा सैन्य विमान, बाल्टिक सागर में 73 नौसैनिक जहाज और 13 पनडुब्बियां, जिनमें से 8 तो सीधे तौर पर रणनीतिक परमाणु पनडुब्बियां हैं। इसके साथ ही बेलारूस की सेना को भी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इस्कंदर मिसाइलों के साथ इसमें शामिल किया गया है। हमारा चौथा पॉइंट है, नाटो को परमाणु चेतावनी। इस भारी सैन्य तैनाती के पीछे आखिर क्या रणनीतिक संदेश छिपा है? रूस इसे कैसे सही ठहरा रहा है? रूसी उप विदेश मंत्री के बयान के अनुसार क्रेमलिन का कहना है कि यूरोप जो तेजी से अपने हथियार बढ़ा रहा है और नाटो अपनी परमाणु साझेदारी का विस्तार करने की जो बहस कर रहा है, ये अभ्यास उसी के खिलाफ एक रक्षात्मक तैयारी है। मतलब रूस इसे अपनी सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम बता रहा है। लेकिन पश्चिमी विश्लेषक और थिंक टैंक जैसे कि इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। उनका मानना है कि यह कोई रक्षात्मक कदम नहीं है, बल्कि पूरी तरह से एक सोची समझी परमाणु धमकी है। उनके विश्लेषण के अनुसार इसका असली मकसद पश्चिमी देशों के मन में ऐसा डर पैदा करना है कि वे घबराकर यूक्रेन को मिलिट्री सपोर्ट देना बंद कर दें। दिलचस्प बात यह है कि रूस के अंदर ये परमाणु बयानबाजी कैसे मुख्य धारा का हिस्सा बन गई। 2030 तक सर्गेई कारागानोव जैसे कट्टरपंथी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात करते थे, जो तब एक बहुत ही अल्पसंख्यक विचार माना जाता था। लेकिन 2026 की शुरुआत आते आते इन चरम विचारों को रूसी रक्षा प्रतिष्ठान के भीतर व्यापक समर्थन मिल गया। आज स्थिति यह है कि क्रेमलिन पर घरेलू दबाव काफी बढ़ गया है कि वो पश्चिमी देशों के खिलाफ सक्रिय रूप से अपना परमाणु कार्ड खेले। अब इस पूरी तस्वीर को थोड़ा और व्यापक नजरिए से देखते हैं। हमारा पांचवा पॉइंट है, पुतिन का रणनीतिक चीन गठबंधन। अगर आप इन दोनों घटनाओं की टाइमिंग देखेंगे तो एक बहुत ही गहरा पैटर्न नजर आएगा। आपको याद होगा, फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले से ठीक पहले पुतिन विंटर ओलंपिक के दौरान बीजिंग गए थे और वहां उन्होंने एक बड़ा कूटनीतिक गठबंधन पक्का किया था। और अब मई 2026 में ठीक उसी समय जब नाटो की सीमाओं पर यह अघोषित परमाणु अभ्यास शुरू हो रहा है, पुतिन एक बार फिर राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने चीन पहुंच गए हैं। ये समानताएं वैश्विक रणनीति के लिहाज से बहुत बड़े संकेत देती हैं। और अब आते हैं अपने छठे और आखिरी हिस्से पर, जो इन तमाम परमाणु धमकियों को बिल्कुल जमीनी हकीकत पर ले आता है, गर्मियों का युद्ध। इसे समझने के लिए हमें एक खास भौगोलिक शब्द जानना होगा, रास्पुतित्सा। पूर्वी यूरोप में साल में 2 बार ऐसा मौसम आता है जब पिघलती बर्फ या भारी बारिश की वजह से पूरी जमीन एक गहरे दलदली कीचड़ में बदल जाती है।
इस दौरान बड़ी बड़ी तोपों, टैंकों और रसद का आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यही वो वजह है जिसने पिछले कुछ महीनों में जमीनी युद्ध की रफ्तार को पूरी तरह से थाम रखा था। लेकिन जैसे ही ये कीचड़ सूखता है और जून तक जमीन फिर से सख्त हो जाती है, युद्ध का मैदान एक बार फिर खुल जाता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये सारी परमाणु बयानबाजी और सैन्य अभ्यास दरअसल एक स्मोक स्क्रीन यानी सिर्फ ध्यान भटकाने का एक तरीका हो सकता है। असल में इस शोरगुल के पीछे दोनों ही पक्ष गर्मियों में होने वाले एक बहुत बड़े और भयंकर पारंपरिक युद्ध की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे और गंभीर सवाल के साथ खत्म करेंगे। अगर नाटो के आर्टिकल 5 की नौबत आ ही जाती है तो क्या पश्चिमी देश सच में एक छोटे से स्थानीय सीमा विवाद के लिए तीसरे विश्व युद्ध और परमाणु तबाही का जोखिम उठाएंगे? आज के इस लेन देन वाले कूटनीतिक युग में ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य की दिशा तय करेगा। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।